इथनोग्राफी द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इस दूसरे सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अनुज पटेल साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। गुड और मॉर्निंग। हमारा आज का ये दूसरा सत्र जो है, क्या मेरी आवाज आ रही है अनुज जी? यस सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, हाँ सर। यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत, और मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आज के सत्र की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग सबको। मैं कल से कुछ सेशन से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट तो हमको थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, जिस तरीके से मैं स्टार्ट करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। फिर सेशन के दौरान कुछ कुछ जो हुआ प्रोसेस, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दोज थिंग्स, बट माय इंटेंशन इज, मैं प्रोवोक नहीं करना चाहता, मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, बट मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ और मैं उसको बहुत ही ओपन तरीके से बोलता हूँ। अगर इफ़ आई फील समथिंग आई विल से समथिंग। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस बेस पे मैंने पूरा ये मेरा काम किया है। मैंने ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम किया है, मैंने इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया है, बट मेरा ज़्यादातर लोगों के साथ, बहुत ही लोगों के करीब जाके मैंने काम किया है। उस बेस पे मैं जो बोलता हूँ उस तरीके से मैंने सब काम किया है। अगर प्रोवोकेटिव सेंटेंसेस अगर लगते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू से कि हम वी विल हैव टू अग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। तो उसी देयर आर तरीके डिफरेंट से। देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, सो डोंट वरी यस, अबाउट दैट, वो यस, तो होते रहता है। यस जी जी। यस सर। तो yesterday वी सॉ कि हम एथनोग्राफी को किस अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट बिगैन एज अ आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, आर्म चेयर पे बैठ के लोगों ने, मतलब ऑफिसर्स में बैठ के, नॉट डूइंग फील्ड वर्क से शुरू हुआ धीरे धीरे, एंड नाउ इट इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंक्लूसिव मॉडल ऑफ फील्ड स्टडी। तो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिससे आप एथनोग्राफी को यूज कर से कवर कर सकते हैं। द आइडिया फॉर टुडे वाज अ बिट डिफरेंट। मैं आज कुछ और करने वाला था, बट मैं पूरा अभी प्रोसेस रिवर्स कर रहा हूँ। जो मैं सबसे लास्ट करने वाला था मैं सबसे फर्स्ट करूँगा आज। तो आज मैं आपको एक एथनोग्राफिक जर्नी पे लेके जाऊँगा। उसमें डेटा मेरे साथ शेयर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रॉबली इट माइट बी कि मैं लास्ट में टाइम थोड़ा कम दे पाऊँ क्वेश्चंस के लिए, तो सो प्लीज़ बेयर विथ मी। और इसके दौरान देयर विल बी लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आई एम बीन शेयरिंग, बट मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में शेयर करूंगा। इफ एनीबडी हैज मोर इंटरेस्ट ऑन लर्निंग अबाउट दो स्टोरीज, you can please contact me and I can all obviously share with them. So not wasting any time, just directly going to start my presentation. Yes. I hope everybody can see the Yes, PPT. yes, Yes. yes, it's Okay. okay. So today I'm going to talk about the Rabari community of Kutch. The Rabaris are a shepherding community, ancestral, traditional, hereditary. For generations and generations, they have been animal keepers. और उनका वर्ल्ड व्यू मैं आज आपसे शेयर करूँगा। मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव बताऊँगा। व्हाट दे हैव टोल्ड मी, व्हाट आई हैव लर्नड, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट। मैं अपना दिमाग बीच में नहीं डालूँगा। तो मूविंग अहेड, so this is an ethnographic journey we are going to go. So what is the story of origin? yesterday मैंने बहुत शॉर्ट में कहा था कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ की ओरिजिन स्टोरीज होती है, एंड आई कैन टेल यू ऑलमोस्ट 15-20 स्टोरीज। अगर मैं बैठूँ तो पूरा सेशन चला जाएगा, बट आई विल टॉक अबाउट द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द रबारी कम्युनिटी। इनके स्टोरी के अकॉर्डिंग कैलाश मानसरोवर पे शिव एंड पार्वती अकेले बैठे थे। पार्वती जी को लोनली फील हो रहा था एक शाम। तो शिव जी ने उनको पूछा कि आपको क्या करना है, तो ही सेड कि आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने पार्वती को कहा, आपके हाथ के मैल से एक पुतला बनाओ, मैं उसको मैं लाइफ दूंगा। तो पार्वती जी ने ऐसा एक पुतला बनाया, उसमें उन्होंने लाइफ, शिव जी ने लाइफ दी। दैट बिकेम द फर्स्ट रबारी।
उसको नाम दिया गया सांभर रबारी। सांभर रबारी के पास कुछ काम नहीं था, तो उसके लिए एक ऑक्यूपेशन क्रिएट किया। तो क्या किया, तो उन्होंने कैमल क्रिएट किया, शिव जी ने। उस समय जो शिव जी ने कैमल क्रिएट किया, उनको उसने 5 पैर दिए। सांभर रबारी रोज उसको चरने ले जाता, बट वो चल नहीं पाता, वो गिर जाता, पथरीले जगह पे चल नहीं पाता, माउंटेनियस टेरेन में चल नहीं पाता, वो हमेशा लड़खड़ाता, उसको चल नहीं पाता, वो बहुत डिफिकल्टीज में आता सांभर। तो एक दिन वो शिव जी के पास गया कि मुझे कुछ हेल्प कीजिए, ये चल नहीं पाता है। शिव जी ने बोला इतना ही, चलो ठीक है। 5वां पैर ऊपर धकेल दिया और कैमल की हम्प क्रिएट हो गई। अब समय आया कि पार्वती जी ने सोचा अभी सांभर की शादी करनी चाहिए। तो शादी करते हैं तो किससे करें, ये तो अकेला है, पूरे कॉस्मोस में ही अकेला आदमी है, कैसे शादी करे। तो शिव जी ने कहा मानस सरोवर लेक पे इंद्र की दरबार की अप्सराएं आती है, तू वहां जा और किसी के एक के कपड़े चुरा के हमारे पास भाग कर आ जा। हाथ में ध्यान रखना कि वो लोग तुझे पकड़ ना ले, अगर पकड़ लेंगे तो वो तुझे मार देंगे या तो इंद्र के पास ले जाएंगे, तेरे को भाग के हमारे पास ही आना है। तो इस तरह सुबह सुबह सांभर लेक के पास जाके चुप गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसने सारों के कपड़े चुरा लिए। 7 अप्सराओं के सातों के सब कपड़े चुरा लिए और वो भागता दौड़ता पार्वती और शिव के पास आ गया। यहाँ पे सब अप्सराएं उनके पास इंसाफ मांगने आ गई कि इसने हमको हमारे कपड़े चोरी कर लिए और हमारा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तो आप इसके या तो हमारे पास दे दीजिए या तो हमारे लिए जस्टिस कीजिए। तो पार्वती जी ने कहा ये तो मेरा बेटा है, मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, बट ये आप में से किसी एक से शादी करेगा, किससे वो आप डिसाइड कीजिए। तो अप्सराओं ने डिसाइड किया जो सबसे बदसूरत अप्सरा है, सबसे अगली अप्सरा है, जो सबसे छोटी अप्सरा है, जिसका नाम था राई, उस वो राई इससे शादी करेगी। इस तरीके से द लिनिएज नेम टू बी कॉल्ड एज राइका, फ्रॉम राई, और सांबर की शादी हो गई। अब शादी हो गई, बच्चे होने लगे, तो शिव एंड पार्वती ने कहा कि अब ये लोग अब आप लाइफ में आगे जर्नी कीजिए। अब आप आपका खुद का लाइफ, आपका खुद का पाथ आप खुद ढूंढिए। तो उनको उन्होंने रिचेस दिए, कुछ पैसे दिए, एनिमल्स दिए, गाय दी, कैमल्स दिए, कुछ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी एंड ऑल द स्टफ कुछ दिया, एंड उनको जाने के लिए कहा। तो दैट बिगिंस द स्टोरी ऑफ रबारी माइग्रेशन, वहां से मानस सरोवर से। तो हाउ डिड दे माइग्रेट, वेयर डिड दे माइग्रेट? सो हिमालय से निकल के वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टॉप उन्होंने लिया पंजाब एंड हरियाणा रीजन्स में, जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी रिसाइडेड, वो आज भी वहाँ रहते हैं, उनको वहाँ पाल के नाम से जाना जाता है। फिर वो कुछ पार्ट उसका और माइग्रेट किया, वो आए मथुरा। मथुरा में उस समय लॉर्ड कृष्णा थे, उनके साथ उन्होंने वास किया, ज़मीन अच्छी थी, एनिमल्स को चारा अच्छा था, प्रोटेक्शन था कृष्णा का, तो क्यों ना वहीं रह जाए। तो बहुत सारे लोग वहीं रह गए। फिर जब कृष्णा ने डिसाइड किया कि ना हम द्वारका की तरफ जाएंगे, हमारा पूरा किंगडम द्वारका जाएगा, तो उसके साथ साथ बहुत सारे के सारे द्वारका आ गए, गुज्जर प्रदेश जिसको हम गुजरात कहते हैं आज। द्वारका और उसके आसपास आके बहुत लोग कुछ सिंध में रहे, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ उसके पेरीफेरी में रहे, कुछ एमपी चले गए। सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में रबारीज को रायका से नाम से जाना जाता है, और गुजरात में रबारी। रबारी क्यों और रायका क्यों, उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राजस्थान से ये कम्युनिटी कच्छ कैसे आई, उसकी एक अलग स्टोरी है। उस समय जैसलमेर में एक मुस्लिम किंगडम था, जिसका जो हेड था, जो किंग था, उसे एक रबारी लड़की पसंद आ गई और उसने कम्युनिटी पे डिमांड की कि ये लड़की मुझे दे दो। कम्युनिटी को ये अग्रेएबल नहीं था, ऑलरेडी उसकी 5-5, 6-6 बीवियां थी, जिसको वो अच्छे से रखता नहीं था, सबको पता था। ही वॉज ए क्रूअल मैन। ये पर्सन कौन है वो आई हैव नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि किसकी बात वो लोग कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग एग्जैक्टली हाउ दे हैव टोल्ड मी। तो द कम्युनिटी डिड नॉट वांट देम टू लीव दैट गर्ल। उनका सोचना ये है कि समाज की लड़की सबकी बेटी, एक की बेटी सबकी बेटी, अगर एक की देंगे तो सबको अपनी बेटी जाएगी, ऐसा ही फील होगा। तो व्हाट कुड दे डू? तो उधर का एक जनरल आया और उन्होंने कहा कि सब
जो मेन लीडर्स हैं आपके, उसको किंग ने दरबार में बुलाया है। दिस वॉज अ क्लियर थ्रेट कि अगर वो लोग वहाँ जाएंगे तो उनको इम्प्रिजन किया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा और कम्युनिटी पे अटैक होगा श्योरली, और वो लड़की को वो लोग किडनैप कर लेंगे। तो दे हैड टू डिसाइड, तो उनको पूरी रात का समय दिया गया कि आप सोच के सुबह आओ, सुबह हम लोग की आर्मी आपको लेके जाएगी। उनके पास एक फ्रेंड था वहाँ पे, एक मुस्लिम कमांडर था बटालियन का। उन्होंने उसे अश्योर किया कि आप सब लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं आपका प्रोटेक्शन करूँगा, आप पीछे मुड़ के देखो मत। उस तरीके से ओवरनाइट द एंटायर कम्युनिटी फ्लेड फ्रॉम जैसलमेर और कच्छ आ गई। वहाँ पे जो बैटल हुई उसमें जिस कमांडर ने उनकी हेल्प की थी उसकी जान चली गई। उसके शोक में, उसके मोर्निंग में रबारी कम्युनिटी डिसाइडेड कि मेल्स हमेशा वाइट पहनेंगे और फीमेल्स हमेशा ब्लैक पहनेंगी। मूविंग ऑन, अटायर क्या है इनका? तो जो राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बनी ग्रासलैंड्स में मैंने फोटो लिया हुआ था। तो मेन का अटायर है पगड़ी, केडियो दी अपर गारमेंट, धोती ऑफ कोर्स, मोजड़ी जो हमेशा लेदर की होती है। रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन मिक्स लेदर वगैरह होता है, बट ट्रेडिशनली दे यूज्ड टू वेयर कैमल लेदर। कैमल लेदर इज वेरी गुड फॉर योर फीट, जिनसे उनको पैर में, दे वॉक अराउंड 40 मिनिमम 40 35 40 किलोमीटर्स अ डे, तो जिसकी वजह से उनके शूज आर वेरी एसेंशियल फॉर देम। और लास्ट में खेस। खेस इज अ शॉल काइंड ऑफ अ गारमेंट जो हैंड वोवन हुआ करता था इन द ट्रेडिशनल टाइम्स। इट इज अबाउट 70-80 years ago. Nowadays it is sewing machine पे बनता है, and there's a lot of difference between what the case was and now is. Women, उनका अटायर क्या है? तो कपड़ू which is the blouse, घाघरो is the skirt, and then the chundari. Unmarried women wear colorful blouses, while the married women will always wear black. तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ विलेज। मैंने आपको कम्युनिटी की ओरिजिन स्टोरी बोली है, विलेज की ओरिजिन स्टोरी बताता हूँ। ये विलेज अंजार डिस्ट्रिक्ट का एक मिंदियाला विलेज नाम का एक ये है। होराइजन पे आपको एक टेकड़ी पे एक टेम्पल दिख रहा होगा, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। इस रीजन में पानी का डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा था, तो एक कम्युनिटी का एक ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप, इस एरिया में, इसी एरिया में आके रुका हुआ था। तो जो हेड था उसको पूरा का ग्रुप पीछे पड़ा था कि कुछ तो पानी का सोर्स तुम ढूंढ के लाओ। तो एक दिन वो टेंशन में ही सोते सोते कि मैं क्या करूँ करे, सोते सोते सो गया। तो उसको उसके ड्रीम में पाठाजी पीर नाम के एक संत आए। उसने उसको पूछा कि क्यों तू इतना ये है, तकलीफ में है। तो उसने उसको बताया कि पीर जी, मेरे ग्रुप को पानी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उसे कहा कि तू गांव के वेस्ट साइड पे एक वेल खोदना। उस वेल में तुझे 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो सिंधी राइस ग्रेन मिलेगा, एक मेहंदी का प्लांट मिलेगा, और एक फिश मिलेगी। मेहंदी का प्लांट, आप, ये प्लांट है, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद मेहंदी, इट इज अ डिफरेंट प्लांट, दिस हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल यूजेस आल्सो। तो उसी तरह उस रबारी ने वेल खोदी, उसको मेहंदी का प्लांट उधर से मिला, उसको राइस ग्रेन मिला, उसको फिश भी मिली। तो उसने प्रूव किया कि पाठाजी पीर जी ने ये चमत्कार करके दिया है हमारे लिए। एंड सिंस देन द विलेज बिलीव्स कि इस पानी में कितना भी ड्राउट आ जाए कच्छ में, दिस वेल विल ऑलवेज गिव वाटर। 5 villages survive during summers on that well till now. This is 2018 का मैं बता रहा हूँ आपको। कितना भी ड्राउट आ जाए, that well always gives water. ये उस दरगाह का इंटरनल व्यू है। पाठाजी पीर दादा के नाम से कम्युनिटी उनको जानती है। तो रबारीज का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? What is their kinship things? So I'll share something about that. So the first thing that I've written, we, ho, ter. These are numbers. V in Kachchi Gujarati means 20, Ho is 100, and Ter means 13. So 123.
sorry, 133. What is 133 in total? So this is their social structure, their shakh. They are, if you can imagine it like a tree, branches, shakh, उनकी अटक, surnames, the different social structure जो उनका है, ऐसे बहुत सारे नाम से आप उनको पहचानते हैं। खाम्बलियाज है, करोतराज है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। दिस इज अ सोशल स्ट्रक्चर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो उनका है उसको वो लोग परगना बोलते हैं। कच्छ में 3 परगना ऑफ रबारीज है। एक ढेबर रबारी है जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं, एक काशी रबारी है, और एक सॉरी एक I'm sorry, I forgot the name. I'll recollect it and I'll share it again. So that is a geographical social structure. Kinship wise, there are 2 different things I'm going to share. एक वास, वास is the neighborhood. वास में एक पर्टिकुलर फड़ियू के लोग रहते हैं। फड़ियू इज द लिनिएज, जो एक पर्सन से लिनिएज क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक धना नाम का रबारी है तो उसकी लिनिएज का नाम होगा धनानी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर उस एक इंडिविजुअल का नाम है जेसंग, तो जेसंग धनानी नाम होगा उसका, रबारी जेसंग धनानी, उसका वो फड़ियू होगा। उसका शाख क्या होगी, तो वो करोतरा हो सकता है, वो भार हो सकता है, वो खाम्बलिया हो सकता है। तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर से उनका जो नेम क्रिएट होता है, तो रबारी, जेसंग भाई, धनानी, एंड देन दी फाइनल शाख नेम जो भी उनका आएगा। यूजुअली विलेजेस में उनका फड़ियू एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ वास। माइग्रेशन के तो इंडिया में इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स, अगेन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंड, दे ढेबर रबारीज हैव माइग्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान, महाराष्ट्र से लेके ऑल द वे अप टू उड़ीसा, ऑल द साउथ टू ऑलमोस्ट तमिलनाडु, अप टू हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, जहाँ आप देखो आपको रबारी मिलेंगे ही मिलेंगे। मुस्लिम इन्वेजन, इनिशियली वो कैमल एंड काउ कीपर्स थे। जब मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम एक्सपांशन हुआ है इंडिया में, तब से वो गोट एंड शेफर्ड्स ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज इट सिंपल आंसर इज कि उनको मेंटेन करना इजी था, कम्युनिटी का आंसर है। तो माइग्रेशन के टाइम पे उनके प्रोसेस क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये मैं कुछ शेयर करूँगा। तो दंग is a group of nuclear families traveling together, migrating together. एक दंग में 5 families minimum 5 families तो होती हैं, but it can go up to almost 100 to 200 depending on where they are migrating. गुजरात के एरियाज में it is not more than 5 to 7, while in Chhattisgarh and Jharkhand you can get up to 80 and 90 families traveling together. So न्यूक्लियर फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली इज वांड्यू, एक सिंगल फैमिली। तो उस फैमिली की जो भी है तो वो एक वांड्यू कहा जाता है। उतारा और घर वखरी क्या होता है? उतारा, ये जब माइग्रेट करते हैं उनका सारा का सारा एसेंशियल आइटम्स जो जो भी वो लोग कैरी करते हैं, इट इज़ सब कैमल पे कैरी होता है, तो उसे वो लोग उतारा कहते हैं। उतारा इन गुजराती मीन्स टू ब्रिंग इट डाउन। तो कैमल पे ऊपर जो भी उन्होंने चढ़ाया होता है वो जब उतारते हैं तो उसे उतारा कहते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स है, जो भी पानी से लेके ग्रोसरी से लेके व्हाटएवर, इट इज़ कॉल्ड घर बकरी। माइग्रेशन के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उनका लीडर होता है, उसको वो लोग पटेल कहते हैं। इट इज़ नॉट अ सरनेम, इट इज़ अ डेजिग्नेशन, मीन्स द हेड ऑफ द कम्युनिटी, हेड ऑफ द दंग। उसका रोल क्या होता है? ही इज़ अ डिप्लोमैट। उसको ग्रेजिंग कोई भी उसको डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन के अलावा वो कोई रोल प्ले नहीं करता है। वो हर दिन सुबह निकलता है, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाता है, अलग अलग विलेजेस से बात करता है, सरपंच से बात करता है, एंड हिज ओनली थिंग इज टू स्काउट फॉर अ न्यू लोकेशन, place where they can get water, fodder for their animals, and a hospitable village or a hospitable farm जो उनको अलाउ करेगा। जिनका फोटो मैंने शेयर किया, ही हैज बीन पटेल ऑफ हिज ग्रुप फॉर 36 years। ये है उतारा। कैमल के ऊपर एक खटिया होता है, खटिया को उल्टा रख के उस पे ऊपर अलग अलग चीज़ें रखते हैं और इस तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है। ये जब कैंप सेट हो जाता है
तब ये जिस तरह से दिखता है ये वैसा दिखा रहा है फोटो। ये जब पैक हो गया है और अभी दूसरे लोकेशन पे जाना है तो कैसा दिखता है। विमेन आर हैव द रोल के पूरा वो माइग्रेशन का जो मूवमेंट है, जो कैंप का मूवमेंट है, जो कैंप का जो सिचुएशन है वो हैंडल करते हैं। उनको सिर्फ बताया जाता है कि इस लोकेशन पे जाना है और उसके बाद मेल्स का रोल खत्म हो जाता है और वो पूरा कैंप को रीऑर्गेनाइज करके कैमल पे लोड करते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे जाके अनलोड करते हैं। जो लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो आप देखोगे तो ही आप समझ पाओगे। ना आई एम वेरी सॉरी आई कैन नॉट शेयर दैट विथ यू। मेल सुबह सुबह अपने पूरे फ्लॉक को लेके ग्रेजिंग के लिए निकल जाते हैं। दिन में दे यूजुअली डोंट ईट, बस 2 बार खाते हैं, सुबह और शाम। दिन में दे एंजॉय लॉट ऑफ टी, फ्रेश टी। ऐसी टी आप कहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है एंड इट इज़ अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस। फ्रेश मिल्क गोट से लाओ, उसी के इसमें नो वाटर नथिंग, और चाय पत्ती बना के बस अपनी चाय पियो। दिन में 8 से 10 बार चाय पी लेते हैं हम लोग। ये मिंदियाला के बाहर मैं बैठा हूँ लेफ्ट में एंड भूरा भाई रबारी से हम पहले जब फर्स्ट टाइम मिले थे वी फेल्ट लाइक वो हमें 20 साल से जानते हैं। इतना हॉस्पिटेबल फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। ये सिर्फ 2 घंटे बाद का फोटो है। उन्होंने मुझे बिठा दिया, बोला चल मुझे डोरी बनाना सिखाता हूँ। शीप हेयर है जो उन्होंने जमा किया था लास्ट 2-3 महीने से, उसको जो लकड़ी रखी है उससे पीटा गया था, एक प्लास्टिक की बैग में रख के उसे फ्लैट किया गया था और फिर उसे हम रोल कर करके डोरी बना रहे थे। ये थ्रेड जो है, जो यंग बच्चे होते हैं गोट एंड शीप के, उनके पैरों पे बने जाते हैं कि वो भाग ना जाए। विमेन फोक कुकिंग के किंग्स है। दे हैव नो किचन, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वो कैरी नहीं करते, बट देयर फूड इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने ऐसा फूड कभी नहीं खाया। इट इज़ अ वेरी सिंपल डाइट। रोटला मीन्स या तो ज्वार का या तो वीट का एक बड़ी भाकरी रोटी बनती है and usually it is either with chas, milk, ghee or a small very simple vegetable of onions and tomatoes. That is all that they carry usually, but it is very very tasty. Embroidery, भरत। भरत को भारत से मत कंफ्यूज कीजिएगा। भरत इन गुजराती मीन्स टू फिल। भरत एम्ब्रॉयडरी का एक दिस पीस दैट यू आर सीइंग, जो आप देख रहे हैं, इट इज़ 80-year-old कैमल के ऊपर लगाने वाला पीस। बड़ा फोटो मैं आपको नहीं दिखा पाया, है नहीं मेरे पास एक्चुअली। दिस इज द ओनली ओरिजिनल भरत दैट आई कुड कैप्चर। भरत की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भरत, उनकी कम्युनिटी में डाउरी का सिस्टम किस तरीके से होता है। मेल्स पैसा और ऑब्जेक्ट्स फीमेल के फैमिली को देते हैं एंड द फीमेल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिफैक्ट्स विथ हर। जब एक भरत जो साइज आप जो देख रहे हैं, माइग्रेशन के दौरान माइग्रेट करते करते नोमैडिक लाइफ जीते जीते अगर ये पीस आपको बनाना है तो इट टेक्स अराउंड 15 to 20 months फॉर द वुमेन टू कंप्लीट एंड दिस इज विथ हेल्प ऑफ 2 women, 15 months मिनिमम। तो जब 20 आइटम्स ऑफ दिस कैलिबर आर डिमांडेड लड़के की तरफ से, तो यू कैन इमेजिन कि कितना टाइम लगता होगा उस फीमेल को अपने हस्बैंड के फैमिली में जाने के लिए। तो दिस बिकेम एन इश्यू बिकॉज वीमेन इन देयर कम्युनिटी शुड go to the husband's family by the age of 18 to 20 or 21 maximum, but because of this dowry issue 30 प्लस होने तक भी वो लोग नहीं जा पाते थे। तो कम्युनिटी इससे थोड़ी प्रॉब्लम में फेस कर रही थी, बट नोबडी न्यू कि ऐसा क्या करें। तो कुछ समय 1990s की बात कर रहा हूँ मैं। ये कम्युनिटी के एक लीडर थे जो ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ही थॉट के लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने कुछ कम्युनिटी के लड़कों को जमा किया
और दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज, कुछ 7-8 जन का ग्रुप बनाया गया, एंड दे सर्वेड, दे जस्ट टॉक्ड टू पीपल कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन अबाउट दिस. तो द कंसेंसस, द जनरल ओपिनियन वाज कि इसको निकाल दो, ये चाहिए ही नहीं हमको. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक आर्ट को खुद ही कम्युनिटी ने, अपने में प्रॉब्लम हो रहा था तो दे जस्ट डिसाइडेड कि इसको निकाल दो, वी डोंट नीड इट, बैन कर दो. इस बैन को उन्होंने इतना सीवियरली इम्पोज किया कि एनीबडी सीन वेयरिंग दिस वुड बी बीटन इन पब्लिक. विमेन ने अगर पहना है तो अदर विमेन कुड कम एंड स्कोल्ड हर पब्लिकली. किसी आदमी ने पहना है तो उसको बीच रास्ते में उठ खड़ा रह के दे कुड स्लैप हिम कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरे कम्युनिटी के अगेंस्ट तू जा रहा है. दैट इज देयर स्ट्रेंथ, दैट इज देयर यूनिटी, दैट इज देयर. एंड बिलीव मी, देयर वर नो सच केसेस. कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, बट दे हैड द पावर टू डू दैट. कम्युनिटी ने टोटली इसको बैन कर दिया. एंड जो वो गैप रहा है उसमें, जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो था भरत का, वो गायब हो गया. आई एम टोल्ड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग पैटर्न्स जो हुआ करती थी उस पे, जो इट बिकेम एक्सटिंक्ट, इफ यू कैन से दैट. एक जनरेशनल गैप हो गया, एंड उसके बाद जो लड़कियां थी उनको सिखाना बंद हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली भरत बैन हो गया है तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से एक गैप हुआ. ये जो आप पीस देख रहे हैं, दिस इज सुइंग मशीन पे किया गया है. कुछ कुछ उसका वर्क कुछ कुछ हैंड से किया गया है, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स, यू कैन, आई होप यू कैन सी दैट. ये टोटली सुइंग मशीन पे किया गया है. दिस इज अ फीमेल्स कैरी बैग, जो आजकल कमर्शियली बहुत सारा अवेलेबल है कच्छ में. सो किस टाइप के भरत के फॉर्म्स थे? तो इट इज कताब, मोती वर्क एंड आबला. कताब इज द एप्लिक वर्क, बीड वर्क एंड मिरर वर्क. Very recently, पाबीबेन रबारी भदरोई विलेज से हैं. शी यूज टू वर्क विद अ लॉट ऑफ एनजीओज. 1991 के बाद जो ओपन कच्छ ओपन हुआ था, उसमें बहुत सारे एनजीओज ने एम्ब्रॉयडरी पे काम किया, जिसमें भरत पे भी काफ़ी काम हुआ. तो पाबीबेन for 12 years she worked as a employee for a different NGOs. I'm not going to name that NGOs. She was paid a salary of 5,000 rupees per month and given a sewing machine. And every month she had to prepare almost minimum of 1,000 different pieces of bharat. And believe you me कि इसका बाहर प्राइस and what they were paid was landslide. It is completely opposite of what they were being paid. Pabi Ben slowly started to realize that this is something that they can do themselves. तो पाबी बेन ने रिक्वेस्ट से, उनके हस्बैंड के रिक्वेस्ट से एक बार पंचायत बुलाई गई, पंच की एक मीटिंग बुलाई गई. एंड शी फॉर द फर्स्ट लेडी इन ऑलमोस्ट 3 decades जो पंच को एड्रेस की कि शी वांट्स टू टेक अ स्टेप टू रिवाइव भरत. बहुत ही डिफिकल्टीज के बाद द कम्युनिटी इज नाउ कम्प्लीटली बिहाइंड हर. मैं उनकी स्टोरी आपसे शेयर ही नहीं करूंगा, आप इनको गूगल कीजिए. So, what is the religion of the Rabaris? रबारीज सबसे ज़्यादा वडवाला देव को मानते हैं. एक बैनियन ट्री है समवेयर इन सिंध, नॉट इन इंडिया एनीमोर, जहाँ पे दे बिलीव कि एक बैनियन ट्री में राम, लक्ष्मण, सीता दिखते हैं. देयर फॉर्म्स आर विजिबल इन दैट ट्री एंड दैट इज देयर बिगेस्ट pilgrimage spot. They worship Shiv, they worship Krishna and Ram as well. उनके कुल देवीज अलग अलग हैं. शेष माता है, मोमाई माता है, खोडियार माता है, विहत माता, चामुंडा माता एक्सेट्रा. उनका एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होता है, भरियू कहते हैं उसे, जहाँ वो अपने एंसेस्टर्स और कम्युनिटी के हीरोज को वर्शिप करते हैं. इट इज़ अ लिटिल वर्शिप. उनकी मूर्तियाँ, फोटोज चढ़ाए रहते हैं. पुजारी जो उनके कम्युनिटी में उनको बुआ कहते हैं, वो आके पूजा करते हैं. वो ढूंढते इज टू गो इनटू अ ट्रांस, और जैसे कि उसकी स्पिरिट उनके थ्रू आके ब्लेसिंग देगी सबको. समाधि क्या है? तो समाधि इज व्हेन अ हीरो प्रोटेक्टिंग हिज कम्युनिटी इज
वो एक्सपायर हो गया, ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी, उसे वो समाधि कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनके लीडर्स रहे हैं पास्ट में। तो पापू दादा हैं, गोगा दादा, वचरा दादा, खेतरपाल दादा, एंड देयर आर लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनके स्टोरीज कुछ कुछ ऐसे हैं कि किसी ने एक की मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा, आई फॉरगेट द नेम कि किसकी एग्जैक्टली स्टोरी है, बट प्लीज स्टोरी सुनिएगा प्लीज। तो देयर वाज एन अटैक, एक रबारी ग्रुप फ्लॉक जा रहा था, उनके पास शीप एंड गोट्स भी थे, एंड दे हैड कपल ऑफ काउज विद देम। वो काउस को वो पर्सन किसी की थी, तो ही वाज जस्ट हेल्पिंग फ्रेंड टू कि ये भाई मेरे विलेज में जाके छोड़ देना। और अटैक हुआ और वो काउज में से एक काउ कैप्चर हो गई और एक काउ को अटैकर्स ने मार दिया। तो उसके शौक में ये आदमी जो रिस्पॉन्सिबल था उसके, वो विलेज में आया, उसने उस फ्रेंड के घर पे गया, ही सेड सॉरी टू द फैमिली, एंड उसने वहाँ अपना गला काट के सुसाइड कर लिया कि आई कुड नॉट सेव योर काउज, और ये मेरा रिपेंटेंस है आपके लिए, मैं इसे सॉरी बोल, ये इस तरीके से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो दिस इज द लेवल ऑफ देयर सैक्रिफाइसेस सम ऑफ देम हैव डन। मूविंग ऑन, देवस्थल, हर विलेज के बाहर एक लोकेशन एक आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पे वो अपने ऐसे हीरो स्टोन्स के द्वारा ऐसे आपको आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं, इसको हीरो स्टोन्स मैं ज़्यादा करके कहता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे विलेजेस में मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, इट इज़ नॉट जस्ट इन गुजरात और समवेयर, दिस इज आउटसाइड मोडसर विलेज इन अंजार डिस्ट्रिक्ट, अंजार तालुका, सॉरी। And they are put there for their ancestors, for their community heroes or villages festivals or other aspects में यहाँ सबसे पहले आके सुबह पूजा होती है, and then they go back to their homes and celebrate it communally. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कि रबारीज टिल नाउ टिल डेट कुछ भी फेस्टिवल होता है, दिवाली हो, नवरात्रि हो, कोई भी हो, इट इज़ अ कम्युनिटी फेस्टिवल। इंडिविजुअली हर फैमिली सेलिब्रेट अपने हिसाब से नहीं करती, दे यूजुअली गैदर समवेयर इन अ सर्टेन प्री चोजन लोकेशन, और विलेज पूरा सेलिब्रेट करेगा, इंडिविजुअली नहीं सेलिब्रेट होता है। तो व्हाट इज द नॉलेज सिस्टम? नॉलेज सिस्टम जो रबारीज का है, इट इज वेरी वेरी डाइवर्स, डिप्लोमेसी से लेके, इकोलॉजिकल से लेके, वेटनरी से लेके, माइग्रेशन से लेके, फ्रॉम ज्योग्राफी टू I can just keep on going on, but I'm going to share three important things with you. In 2012, when with Dr. Matthew Salpeter, we started studying the Rabari initially. So we did two distinctive experiments of ecological knowledge, two theories हमने try की थी, that is LEK and TEK. LEK is local ecological knowledge and TEK is total ecological knowledge. So what we did in that is कि टेक एन एग्जाम्पल कि हम अंजार में एक पर्सन से बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट इकोलॉजी विथ हिम कि यहाँ कैसे पेड़ होते हैं। ये हमने एक बुक बनाई थी जहाँ हमने बॉटनिकल सैंपल्स जमा की थी, एंड वी टू आस्क देम कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है। सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हम गुजरात से बाहर आया हुआ एक रबारी से पूछते थे, एंड उसके क्वेश्चंस जो बाहर से पूछे गए, समझो फॉर एग्जांपल देयर समबडी फ्रॉम झारखंड वेस्ट कम, तो उसको हम कच्छ के क्वेश्चंस पूछते, कच्छ के इकोलॉजी के, वहाँ के क्वेश्चंस जो थे, वहाँ के इकोलॉजिकल जो प्लांट्स और वगैरह है, उनके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे इनको पूछते जिससे हमने फर्स्ट बात की थी। तो वी कुड कंपेयर के इनको झारखंड, गुजरात वाला जो पर्सन है उसको झारखंड का कितना पता है, झारखंड वाले पर्सन को गुजरात वाले का कितना पता है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टडी वी डिड। वी वर सपोज टू बिल्ड article on it, which we could not do that. So that is an example of how botany can be studied through ethnography. राइट में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, प्रोजोपिस जूलीफ्लोरा, locally it is called गांडो बावर। दिस इज अ स्टोरी आई एम गोना शेयर गांडो बावर पे, जो 60s में इंदिरा गांधी जब पीएम थी 60s के दौरान, देयर वाज साइंटिस्ट वर वरीड के डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है और कच्छ की तरफ ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो दे वांटेड सम टू डू समथिंग अबाउट इट। तो सर्टेन साइंटिस्ट मस्ट हैव सजेस्टेड कि मेक्सिको में एक प्रोजोपिस जूलीफ्लोरा है जिसके वो पानी की ज़रूरत नहीं होती, हम उससे लेकर आते हैं।
और उसके सीड्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे और वो डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा। तो ये किया गया एंड थ्रू हेलीकॉप्टर्स 1960s और अर्ली 70s में इसको पूरे हेलीकॉप्टर से स्प्रेड किया गया। क्लोजोपिस जूलीफ्लोरा इज अ थॉर्नी बुश है, वो पेड़ नहीं है। एंड उसका उसके दो पहलू हैं। एक तो जो फॉरेस्ट के लोग जो कहते हैं, जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि कच्छ में आपको ग्रीनरी दिख रही है, पूरा ग्रीन हो गया है कच्छ। और जो ग्राउंड लेवल रियलिटी, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ये ऐसा बुश है जो दूसरे प्लांट्स को जीने नहीं देता है। इसके रूट्स नीचे नहीं जाते, दे स्प्रेड, वो स्प्रेड होता है एंड इट इवेपोरेट्स ऑल वाटर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। इट इज़ अ वेरी वेरी थॉर्नी बुश। एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू माइग्रेट, हमको 15 मिनट्स वी हैड टू dethrone our shoes, and every day मतलब 2 इंचेस 3 इंचेस के थॉर्न्स मैंने देखे हैं वहाँ पे। दे आर वेरी वेरी थिक। उसको आप पेनिट्रेट शूज से होंगे, कितने भी अच्छे आपके शूज। सो इमेजिन एनिमल्स की क्या हालत होती होगी। उसके पत्ते, उसके कोई भी पार्ट इज नॉट यूजफुल फॉर द शेफर्डिंग कम्युनिटी और एनी अदर कम्युनिटी। ओनली यूज ऑफ प्रोजोपिस जूलीफ्लोरा और गांडोबावरिस के उसको फायरवुड के जैसा यूज किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि ग्रीनरी दिख रही है, इनका कहना है कि कोई काम का नहीं है, बस ये करता है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। बनी ग्रासलैंड्स के पहले कुछ विलेजेस जो है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। एक पाथवे है बनी में घुसने का मिथड़ी विलेज से, जहाँ से बनी बिकम्स लाइक 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है उनके विलेज से। बट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट, नाउ दे हैव टू गो 31 किलोमीटर्स ऑल द वे अराउंड। उसके बीच से आप तो जा ही नहीं सकते। तो ये क्यों स्प्रेड हुआ? तो इन मेक्सिको इसको, इसका ग्रोथ स्टॉप होने के लिए देयर वाज अ कैटरपिलर जो इसके ग्रोथ स्टॉप करता था। एक इंसेक्ट होता है वहाँ पे, इंसेक्ट है वहाँ पे जो इसको ग्रो नहीं होने देता। तो इसके वजह से ये वहाँ पे जितना नहीं स्प्रेड हुआ, वहाँ पे इधर स्प्रेड हुआ है। नाउ यू कैन सी इट फ्रॉम हरियाणा टू ऑलमोस्ट, आई हैव सीन इट ऑल द वे साउथ टू औरंगाबाद तक मैंने देखा है। आई हैव सीन इट इन ओडिशा, आई हैव सीन इट इन झारखंड और छत्तीसगढ़, आई हैव सीन इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड इट इज जस्ट ग्रोइंग। उसको कोई स्टॉप नहीं है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो द बॉटनिकल रीजन कि क्यों इतना फास्ट स्प्रेड होता है। तो इसके वजह से एक ट्री हुआ करता था खेर, कच्छ में ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया। इट इज नॉट, वी कुड नॉट सी इट डिस्पाइट 8-9 मंथ्स हम लोग वहाँ बहुत ही रहे तो भी हम नहीं देख पाए। खेर का हर पार्ट कुड बी यूज्ड। उसका बार्क वाज अ मेडिसिनल थिंग, उसके लीव से सब्जी बनाई जाती थी, इट कुड बी कंज्यूम्ड। बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस फॉर एनिमल्स भी थे उसके। उसका बार के अंदर का पार्ट फ्रैक्चर्स के लिए यूज़ करते थे फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एनिमल्स। उसके बहुत सारे यूज़ थे, ऑलमोस्ट 15-20 यूजेस थे एंड इट वाज अ वेरी बिग ट्री जो अच्छे से ग्रो होता था, जल्दी ग्रो होता था। और इसके वजह से रबारी से कि खेर को पूरा का पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इस प्लांट ने। रबारीस कहते हैं जहाँ इसका शैडो वहाँ कोई प्लांट नहीं उगेगा। एथनो वेटनरी नॉलेज, एथनोग्राफी से कलेक्ट किया गया वेटनरी नॉलेज नहीं, उनका खुद का एथनिक वेटनरी नॉलेज। तो इस पिक्चर में आप जो इमेज जो देख रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड पे जीवा भाई है और उनके ये छोटे भाई हैं। उनका कैमल, ये सबसे सीनियर कैमल था ग्रुप में जो दूसरे कैमल्स को देख के गुस्सा कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी लीश टूट गई थी और वो उसको रीलीश, मतलब उसकी लीश फिर से टाइट कर रहे थे। तो स्लोली स्लोली वो उसको नीचे बिठा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट दे डूइंग कि उसका पैर बांधा जा रहा है। क्या इनका इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट उनका वेटनरी नॉलेज। रबारीज कहते हैं हमको डॉक्टरेट की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ जानवर को देखना होता है एंड वी रियलाइज कि उसके साथ क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है उसको। उसको सर्दी हुई है, उसको खांसी हुई है, उसका पेट खराब है, उसको फ्रैक्चर है, उसको कांटा लगा है, हमको बस उसको देखना है, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। एक चीज़ जो ये हम बहुत ही फॉर्चुनेटली देख पाए, इसके बारे में हमने 5 महीने से सुना था और दिस इज़
यू कैन कॉल इट लक। हम लोग बस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे थे, वी सॉ दिस ग्रुप एंड वी न्यू दिस ग्रुप, बट हम बस जा रहे थे, सो वी डिसाइडेड कि चलो हेलो बोल के वो जाते हैं, एंड दिस इज वेयर वी सॉ दिस। सो व्हाट इज दिस पिक्चर? काउडंग के अंदर मेटल के चीज़ें हीट हो रही है। वो क्यों हीट हो रही है वो आप नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको। इसे कम्युनिटी टाढ़ो कहती है, TADO। टाढ़ो क्या है? तो कुछ इंसेक्ट्स, कुछ चीज़ें एनिमल्स कंज्यूम कर जाते हैं और वो इंसेक्ट्स एनिमल को बीमार कर देते हैं। इट ग्रोज इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल और इट कैन किल द एनिमल, और डीओरिएंटेड मतलब डिसओरिएंटेड के वो चल नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, एंड इट कैन स्प्रेड। वो इंसेक्ट अगर वो एनिमल अगर स्नीज करता है तो वो स्नीज से दूसरे एनिमल में भी जा सकता है। सो हाउ डू दे ट्रीट दैट? तो इसका आयरन रॉड कॉस्टराइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको वो लोग टाढ़ो कहते हैं। वो इंसेक्ट बॉडी के किस पार्ट में है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे अलग अलग शेप से आयरन रॉड से उसको वो लोग उसके ऊपर बॉडी पे वो हीट करते हैं। इट इज़ लिटरली ऑन द स्किन लेवल, एपिडर्मिस पे उसको पूरा घुमाया जाता है और उस हीट से वो इंसेक्ट मर जाता है। एंड इट इज़ वो इंसेक्ट आइदर उसके एक्सक्रीटा से या तो उसके नोज से वो बाहर गिर जाता है, एंड दैट इज़ हाउ दे सेव देयर लाइफ्स। तो देर आर मेनी डिफरेंट डिजीजेस दैट दे ट्रीटेड। जस्ट इंसेक्ट का ये स्टोरी सिर्फ एक पार्ट है उसका, उसका बहुत सारे अलग अलग है। देर आर डिफरेंट शेप्स टाडो के। हमने यहाँ पे 4-5 डिफरेंट शेप्स वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू सी। इट लुक्स ब्रूटल बट बिलीव मी इट कैन सेव लाइव्स एज दे शेयर विद अस। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो रबारीज का है उनका फ्लॉक के बारे में। दे हैव यूजुअली एक समझो वांडियो है, एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो मिनिमम एनिमल्स काउंट ऑफ एनिमल्स दे हैव इज अराउंड 60 to 50, मिनिमम 50-60 तो होंगे ही होंगे। तो बेस्ड ऑन दैट दे यूजुअली हैव 1 रैम और दे माइट हैव 2-3 रैम्स फॉर द एंटायर दंग। 5 फैमिलीज के बीच में 2-3 रैम होंगे। तो रैम का रोटेशन, उनका मानना ऐसा है कि हर 2 साल वो रैम बदल ही देंगे। रैम कितना भी अच्छा हो, मेल वो कितना भी अच्छा हो, उसको हम बदल ही देंगे। क्यों बदल देंगे? हर 2 साल बाद जब वो रैम के बच्चे होंगे तो वो उन्हीं बच्चों के साथ प्रोक्रिएट ना करे, इसलिए हम रैम को बदल देते हैं। तो क्यों वो प्रोक्रिएट ना करे? कि उसका पाप हमारे से रहेगा, हम उनके केयर टेकर है। उस रैम पे पाप नहीं चढ़ेगा, वो पाप हम पे चढ़ेगा। इसलिए उनका मानने से हिसाब से, एंड दिस हैज बीन फॉलोड बाय देम फॉर जनरेशन। उसका क्या अलग कॉन्सेप्ट है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, दिस इज 15-16 डिफरेंट पीपल हैव टोल्ड अस द सेम थिंग कि हम पे पाप चढ़ेगा। ये है जेसन भाई भार। इनके बिना हम कच्छ में सरवाइव नहीं कर पाते। ही इज़ एन कम्युनिटी लीडर जो बहुत सालों से ही वॉज नोमैडिक, ही वॉज अ शेफर्ड फॉर 25 ईयर्स। उनके सारे बच्चे छत्तीसगढ़ और झारखंड के डेंस फॉरेस्ट में पैदा हुए हैं। 25 ईयर्स उन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा तक माइग्रेट करते हुए गुजारे हैं। अल्टीमेटली ही रिटायर्ड फ्रॉम द प्रोफेशन अराउंड 15-20 ईयर्स अगो, and now he's a community leader. He speaks for the Rabari community on international and national stages. बहुत सारे NGOs के साथ जुड़े हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल। रिसेंटली इंडियन पैस्टोरल नेटवर्क क्रिएट किया गया है जो एशिया को पैस्टोरल कम्युनिटीज़ को जोड़े रखेगा, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याएं और उनकी जो जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेगा। उसका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जिनमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वेरी हम्बल मैन। इनकी साथ अगर आप पहचानो ना तो भी इनके साथ बैठो तो ही कैन गो ऑन टॉकिंग। ही लव्स टू टॉक, ही इज अ ऑसम स्टोरी टेलर। तो दिस इज अ कोट दैट ही शेयर्ड विथ मी कि मैं आपको पहले उसको गुजराती में बोलता हूँ तो देन आई विल शेयर इट। तो हमें अभण છે પણ हमें अभण નથી। अभण इन गुजराती में इलिटरेट। सो वी उसका ये बहुत ही क्रूड ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में किया है। वी मे बी इलिटरेट बट वी डू नॉट लैक नॉलेज। तो
Without Jason bhai, we could not do. Why could not we do it? स्टार्टिंग में आई एम अ गुजराती स्पीकर, मैं पारसी हूँ बट मैं अच्छी गुजराती बोल लेता हूँ, सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं तो ये आराम से कर लूँगा जब मुझे काम मिला था। बिलीव मी, 15 डेज आई डिड नॉट नो सिंगल वर्ड के सामने वाला क्या बोल रहा है। जब इनके पास हम गए अल्टीमेटली, तो over the course, every week, once or twice, we could manage to go and meet him, and with him we created a dictionary of 700 plus words. उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कि ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट नो ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, फ्लॉक को क्या बोलते हैं, घेटे बकरे को क्या बोलते हैं, उनके बच्चे को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन कहाँ कहते हैं। आई न्यू वर्ड्स, तो वो तो गुजराती वर्ड्स थे, जो लोकल वर्ड्स होते हैं, जो उनको समझ पड़ते, कम्युनिटी जो यूज़ करती है, जिसके बिना हम ये नहीं कर पाते। ही गेव मी 3 to 4 वर्ड्स फॉर एवरीथिंग, कि ये नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये तो होगा ही होगा। सो हाउ डू वी, मतलब टू, ही इज नेवर बीन टू अ स्कूल एंड ही समटाइम्स feels embarrassed, but I'll tell you how many languages he speaks. He speaks कन्नड़ी, थोड़ी तमिल आती है, फ्लुएंट मराठी, गुजराती, ओडिया बोल लेते हैं, हिंदी के वर्जन्स बोल लेते हैं, मैथिली आती है। हाउ डू वी कॉल हिम इलिटरेट? मैं उनके सामने हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे जितना नहीं पता उतना आपको पता है। मैं तो फॉर्मल एजुकेशन लेके रुइन हो गया हूँ, आपके पास अगर होता, पैदा हुआ होता, तो मैं अलग लेवल पे चला गया होता। एंड ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, नॉट अ मेंटर और समथिंग। मैं इनसे हमेशा बात करता हूँ फ़ोन पे भी। रिसेंटली इज लॉस्ट हिज वाइफ, जिन मैं पैंडेमिक के बीच में नहीं जा पाया, बट वी स्पोक ऑन द फोन। But these are the kind of people who can help you do the work. You need these kind. It is not a singular task. Ethnography is not a singular task. आप खुद अकेले जाके नहीं, you need a backing, you need a community से help चाहिए। समरीन जी ने कल क्वेश्चन एक दिया था कि राजस्थान में सम आयरन स्मेल्टर्स का एक ग्रुप है जो उनका ट्रेड मिस आउट कर रहे हैं, इट इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। सेम चीज रबारीज में भी हुआ, एंड दे when certain thing like this, example like this, when a community member steps up, हम as outsiders can only intervene. That is the only extent. जब कम्युनिटी खुद करना चाहे तब तक हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वी कैनॉट फोर्स कि ये करना चाहिए। कम्युनिटी को जब रियलाइज होता है, व्हेन वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि वी हैव कम हियर टू हेल्प यू, नॉट टू हेल्प आवरसेल्व्स। हम इससे, आई डिड नॉट अर्न एनीथिंग, वी डिड नॉट do a lot of this thing, but whatever we published, we went back to the community. All photographs whatever we took, have we have permissions for it, which is very essential. जो भी हमने आर्टिकल्स लिखे, हमने वो उसके जर्नल्स के एडिशंस के साथ उनको इंडिविजुअल कॉपीज दी, वी गिवन बैक 20-30 कॉपीज। तो जो भी वी कलेक्टेड, वी ट्राई टू गिव इट बैक टू देम एज मच एज पॉसिबल। मैंने सहपीडिया के साथ रबारीज पे एक मॉड्यूल किया, जो मैंने जिनसे भी बात की और जिनसे नहीं भी बात की उनको दिखाने के लिए आई ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस, कि देखिए मैंने रबारीज के ऊपर एक छोटा सा मॉड्यूल का काम किया था। जो भी फोटोज हम क्लिक करते हैं, हम उनको प्रिंट करके वापस कर देते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। इट इज, जो एक पिक्चर मैंने अर्लियर दिखाया था जहाँ पे मैं रोप बना रहा था भूरा भाई के साथ, वो कहना यही है, हमारा तो, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, हमारे तो वर्ड्स है, आप हमारे वर्ड्स चोरी थोड़ी करोगे, और करोगे तो भी क्या कर लोगे उसका, कुछ नहीं करोगे। यू नीड टू क्रिएट एन रैपो एन अंडरस्टैंडिंग, कि इससे आप किस तरीके से आप समझते हो। आई एम जस्ट लूजिंग ट्रैक राइट नाउ, बट देर आर डिफिकल्टीज, एंड देन यू मीट सर्टन पीपल लाइक जेसन भाई, भूरा भाई, who can make it feel like butter, but गांडो बावर जैसे सिचुएशंस भी आएंगे जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टीज होंगी। विलेजेस में जब मिंदियाला में हम इनिशियली जब रहे, तब हम सरपंच से बात हुई थी, हमको सरपंच के एक मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट फर्स्ट 20-25 डेज हमें किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमको लिटरली गाली दे के लोगों ने भगा दिया था, हमको घर में बिठा के पानी पूछ के, फिर जब हमने क्वेश्चन पूछना चालू किया तो हमको उठा के धक्के मार के भगा
लिटरली वी हैव बीन पुश्ड आउट, धक्के मार के निकाल दिया गया था, हमें स्मगलर की तरह देखा गया था, सरपंच के घर तक हमको घसीट के लेकर गया था, हमको बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हुए ऐसे, बट वी हैड टू स्टिक इट आउट। सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। एक स्कूल थी वहाँ पे विलेज में जहाँ पे टीचर्स थे, तो हम उनसे बात की कि हम बच्चों के सामने कुछ बात कर सकते हैं क्या, तो वी थोड़ा एंटरटेनिंग चीज़ें हमने की, कुछ लैपटॉप पे वीडियो दिखाया, कुछ ABCD का सेशन लिया, फॉर 2-3 डेज हमने ऐसे ही स्पेंड किए, बिकॉज द रीज़न वॉज कि टू शिफ्टेड टू अ डिफरेंट लोकेशन मेंट दैट हम 1 महीना वेस्ट कर रहे हैं हमारा, तो वी डिड नॉट वांट टू डू दैट। तो ये बच्चों ने जाके गांव में स्प्रेड किया कि उन्होंने हमको वीडियो दिखाया, हमको ये पूछा, हमको ABCD सिखाया, ऐसा वैसा, एंड देन दे स्टार्टेड रियलाइज के नहीं, तो देन सब सर्टेन पीपल खुद से हमारे पास, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे हमसे खुद बात करने आए कि आप क्या करने आए हो, क्या चाहिए आपको, एंड देन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द वर्ड कि इट इज़ जस्ट फॉर स्टडी, नथिंग एल्स। वो हमारा फोटो खींच के बेचने नहीं आए, हमारा वीडियो लेके बेचने नहीं आए, नथिंग लाइक दैट, वो सिर्फ बात करने आए, एंड देन ऑन द प्रोसेस बिकेम ईजी। तो ये जो प्रोसेस, दिस एथनोग्राफिक जर्नी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2011 से आज तक मैं करे जा रहा हूँ, और आई बिलीव मी ये फिर भी कंप्लीट नहीं बोलूँगा मैं इसे, है ही नहीं क्योंकि कंप्लीट। लेटली विद डॉक्टर सैल्पेटियर हम हैज़ स्टार्टेड कपल ऑफ स्टडीज़ जो आपसे मैं शेयर करूँगा विद हिज परमिशन, आई स्पोकन टू हिम। So 2016 में he did a project with the migrating groups, and जो बहुत स्पेसिफिकली माइग्रेटिंग का भी इनका पैटर्न है, कुछ अपने ही विलेज के आसपास माइग्रेट करते हैं, कुछ गुजरात के कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में ही माइग्रेट करते हैं, कुछ कच्छ से कुछ बाहर भी आते हैं। सो इट इज़ अ डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पैटर्न्स हैं उनके। तो he did a study with all these 5 different groups from this, so total of 15 groups स्टडी किए, उनके एनिमल्स पे एक GPS इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था विद द इंटेंशन के इनके जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, हाउ डू दे माइग्रेट, उनका कैंप कैसे, वो कहाँ रहे, कितने दिन रहे, पानी के पास कितने समय रुके, कहाँ पे ग्रेजिंग की, कहाँ पे ग्रेजिंग नहीं कर पाए, कहाँ से रिट्रीट होना पड़ा। तो दैट इज़ व्हाट ही ट्राइड टू स्टडी। In March 2020 he was here in India and he was planning to migrate to India, अभी वो आ ही गए होते, but ये pandemic की वजह से he had to return. So what we were there in March was to study flock genealogy, एक flock कैसे create होता है। तो we spent around 10 days just ask with one group asking him कि इस sheep की मम्मी कौन, फिर इसकी मम्मी आपके पास है क्या, इसकी मम्मी किसके पास चली गई है। तो वी ट्रेस्ड अराउंड ऐसा कुछ, उधर ही बैठे बैठे हमने 5 फैमिलीज शीप और गोट्स की फैमिलीज हमने ऐसी की। इट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट, नथिंग मोर, उससे अभी और काम होगा। तो इस तरीके से फ्रॉम 2011 आई हैव बीन फॉलोइंग द रबारी कम्युनिटी वेरी वेरी क्लोजली, एंड ये किया है। इसमें आपको मैंने क्या क्या दिखाया, सो आई शेयर देयर माइथोलॉजी, उनका माइथोलॉजिकल थॉट प्रोसेस, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, देन आई शेयर कि उनका आर्ट, उनकी सोसाइटी, उनका किनशिप सिचुएशन क्या है, माइग्रेटिंग पैटर्न्स क्या है, माइग्रेशन की किनशिप कैसी अलग है, और बहुत सारा नॉलेज के पैटर्न्स मैंने फिर शेयर किए मैं, और आई कुड जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग, but I see we don't have time, so I'll stop here, and if there are any questions, please ask. In chat box, there is one question. Yes, sir. I'll just. Shweta ma'am, no, shark is just a shark. It is not an occupational rather. It doesn't have any other factors, just lineage. They have 133 identified, pre-identified sharks. So this is not just in Gujarat, all over India. So what the name I shared, Pal, is also a shark. Then so on and goes on.
If I can I speak, Mr. Patel? Yes, Uh, ma'am. Thank you. It was a lovely presentation about the Rabaris. I just had a question. So, through your presentation, we've been talking about objects and artifacts, food items, etc., which would not have been local, or have would have been part of their traditional food. For example, you mentioned the tomato and onion, Hmm. right? Hmm. So, by at any point in time, were you able to trace or talk to them about how their life and cultural processes may have changed? Because we also talked about the idea of villages. Hmm. If so, the fact that they are now settling down over a period of time, which may not have True. happened in the past, right? So, were you able to trace anything along those lines? Because Yes, ma'am. Very briefly, we did that, and the thing is, this villages, the concept of villages is a very recent thing for them. It is only after 1965 onwards that yes. actual villages started developing. True. Before they had huts, Hmm. and these huts were there to so that their elders could come and retire in certain location, so Okay. they could not walk with the groups, so they could have a location where they could spend the rest of their life, Okay. and somewhere where their children could stay when they are quite younger. So slowly those areas started developing in form of a village. So the story of Mindyala, it was, you can, मैं हिंदी में बोलूँ तो उसे हाँ, डेरा बिल्कुल। डेरा था वो अच्छा, हाँ, तो उसका वो डेरा स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो विलेज में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो और ट्रांसफॉर्म हो गया मैम। दैट्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू। थैंक There is one more question in chat यू। box. वैशाली मैम, उतारा जो है, जो कैमल पे लोड होता है पूरा सामान और जो अनलोड होता है, वो पूरा प्रोसेस को उतारा कहते हैं। घर वक्री इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो अनलोड एंड लोड हो रहा है। पानी का जग है, ग्रोसरी है, शॉल्स है, बकेट है, वॉट एवर इज बिंग लोडेड, इट्स घर वक्री। जो भी एसेंशियल आइटम्स है, इट इज ऑल घर वक्री। जो लोड एंड अनलोडिंग का प्रोसेस है, इट इज उतारा। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। Is there any more questions? Please ask. अगर कुछ सवाल है तो आप अपना साउंड अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Hello, sir. Can I speak? It's Ishika here. Patel sir, the presentation was great and very informative. So what I want to ask is कि जब आपने बोला था कि भारत जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत कमर्शियलाइज हो रहा है now, so उस इफेक्ट कम्युनिटी पे पड़ रहा है? Do they have an opinion about how ये उनका आर्ट फॉर्म कमर्शियलाइज हो रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है? देखिए मैम, इसके इफेक्ट उन पे है? इफेक्ट एज सच नहीं है। जो पाबीबेन का इनिशिएटिव है, दे हैव मिक्स्ड सुइंग मशीन का भी एम्ब्रॉयडरी उसमें है, बट उन्होंने खुद का एक पैटर्न क्रिएट किया है जहाँ पे एक एलिमेंट, एक एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट इज हैंड स्टिच। उसमें वो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स डालते ही डालते हैं, और उसे आज अभी उनके नाम पे दिया गया है, वो पाबी भरत कह के वो आइडेंटिफाई होता है। जहाँ पाबी भरत है तो वो आइटम इज ऑथेंटिक। तो दे हैव एक्सेप्टेड के एक जनरेशन 25-30 ईयर्स का गैप रहा है जहाँ पे एक नॉलेज इवेपोरेट हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो लॉस हो गया है, बिकॉज वो एक सिखाने का जो मेथड थी, वो मेथड फॉलो नहीं की 25 ईयर्स तक। बट देख देख के पाबी बेन ने कुछ अपने मॉम से सीख के, किसी और से बात करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वो रीस्टिचिंग पैटर्न्स को फिर से लाया है। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई के पुराने क्या क्या टाइप से स्टिचेस थे। अब दे आर नाउ डेज दे आर मिक्सिंग बोथ ऑफ देम, सुइंग मशीन एंड हैंड स्टिचिंग से। बट दे हैव एक्सेप्टेड कि ये दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर के भारत एग्जिस्ट करे। कविता मैडम ने एक सवाल पूछा है, कविता जय कृष्णा जी। जी कविता मैम, वो हट्स बहुत ही रूडिमेंट्री थे, सर्कुलर ग्रास, मतलब वो बैम्बू
कोई भी वुड से वो लोग सर्कल बनाते थे एक, और उसके ऊपर थैचिंग, बस जो नॉर्मल अपने हट्स थे वही, और उसके अंदर बस और कुछ नहीं होता था अंदर। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कुकिंग स्पेस भी ना हो, और एक चटाई जैसी होती थी। देयर इज नथिंग, नो फर्नीचर, नथिंग, सिर्फ एक हट के जहाँ पे उनको वेदर से प्रोटेक्शन मिले। हैनोद जी, आपके पास कई सारे फोटोग्राफ्स इससे संबंधित है, अगर एक दो फोटो कल के सेशन में अगर दिखा सके श्योर तो श्योर अच्छा श्योर। होगा, ताकि हमें ये आइडिया क्लियर होगा। Krishma ma'am, perspective on education and modernization is a very interesting question। कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस रबारीज का ऐसा है कि दे ट्राई टू गेट फंडिंग फ्रॉम द ट्राई टू ऑब्टेन फंडिंग टू क्रिएट देयर ओन स्कूल, बट वो नहीं मिल पाया, तो उन्होंने खुद ही मतलब नॉट अ सिंगल चाराना भी किसी और से ना लेते हुए, खुद ने, कम्युनिटी ने ऑलमोस्ट करोड़ के ऊपर कैश जमा करके दे क्रिएटेड देयर ओन स्कूल इन अंजार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे 300 रबारी बच्चे और रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एजुकेशन उनके बच्चे झारखंड के बोर्डिंग स्कूल से लेके ऑल द वे टू गुजरात के बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, और मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन का इम्पैक्ट इन पे हुआ है बिकॉज दिस जनरेशन जो अभी कर रहा है, जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नहीं करेगा। तो दिस ऑक्यूपेशन व्हाट लाइफ स्पैन इट हैज़, आप ये खुद समझ सकते हैं थोड़ा इससे कि क्या होगा अभी इसका। रीजन बिहाइंड इज कि जो लाइफस्टाइल जो इज रिक्वायर्ड, द फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है इस ऑक्यूपेशन का, टू बी एबल टू वॉक फॉर 40 किलोमीटर्स अ डे, 15-15 दिन नहाने ना मिलना, क्लीन वाटर ना मिलना, 3 बार खाने ना मिलना, ये बच्चे नहीं कर सकते। ये वो करते हैं बट वेकेशन में आके 7 दिन 10 दिन फिर जाके बीमार पड़ जाते हैं, और मैंने खुद देखा है कि हम भी बीमार पड़ते थे वहाँ पे। बट इनकी बॉडी उस तरीके से डेवलप हुई है बिकॉज वो लोग बचपन से यही करते आ रहे हैं, और ये जनरेशन वो कर नहीं पाएगी, तो अफेक्ट तो है मैम। सर मेरा एक और सवाल था। यस मैम। व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो मैं एक एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजी की फैकल्टी हूँ, पूना से बोल रही हूँ, और मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ और हम जब डिस्कस करते हैं तो एक मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके एक बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है। और क्योंकि क्लास में हम बहुत आइडियल होते हैं, शायद वो जनरेशन वो एज ऐसी होती है कि हम आइडियलिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आपकी 2 कहानियों से मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मिली कि एक तो हम जब भी कोई आर्टिफैक्ट या कोई आर्ट डिसअपियर होने की बात करते हैं तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन पे डाल देते हैं और उसको नेगेटिव बना देते हैं। व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आपने भरत के बैन की कहानी सुनाई, वो इतना इंटरेस्टिंग था कि वो सोसाइटी ने इंटरनली उसको समझा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो आई मीन इट वाज अ पॉजिटिव इफेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, और उसकी वजह से यस देयर वाज अ लॉस ऑफ एन आर्टिफैक्ट। और दूसरा आपकी कहानी थी यू नो ब्रिंगिंग इन द प्रोपोसिस जुलिफोरा व्हिच वाज यस अ नेगेटिव व्हिच यू नो। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि हर चीज का एक सही और एक गलत पहलू है। और अगर उस सही गलत पहलू के कॉन्टेक्स्ट में हम एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन के सवाल को देखें तो सोसाइटी को, उनकी खुद की सोसाइटी को क्या ऐसा लगता है कि एजुकेशन गलत है या मॉडर्निटी गलत है? नहीं मैम, एब्सोल्युटली नॉट। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही बोलते हैं कि ये ज़रूरी है, अभी हमको ये ऑक्यूपेशन से बाहर आना ही है, क्योंकि हम नहीं बाहर आएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन ये जंगल में ही रह जाएगी। हमको जंगल से बाहर आना है, हमको भी मॉडर्नाइज होना है। और कुछ पार्ट ऐसा कहता है कि नहीं, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी एंसेस्ट्रल कल्चर है, इसे हम छोड़ ही नहीं सकते। ट्रू। तो देयर इज बोथ वेज, वो कम्युनिटी ऐसा, दे हैव ओपिनियन ऑन दैट। एनी जेंडर, एनी एज एस्पेक्ट टू दीज पर्सपेक्टिव्स? एब्सोल्युटली नॉट मैम। जेंडर बायस जैसा, देयर इज नो जेंडर बायस नहीं ओके, कि मतलब मॉडर्निटी गलत है या एजुकेशन गलत है, इसमें क्या मिक्स्ड फीलिंग्स है या कोई एक एज ग्रुप है जिसको लगता है कि ट्रेडिशन सही है और मॉडर्निटी गलत है, या विमेन फील ट्रेडिशन सही है मॉडर्निटी गलत है? तो क्या उसमें कोई वैसा आपने कोई इस तरह का डिवीजन देखा पर्सपेक्टिव? ऐसा स्टडी नहीं किया है, बट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू स्मॉल डिस्कशंस
मैंने देखा है कि देयर इज मतलब वो फीमेल बच्चे को भी स्कूलिंग करवाते हैं बहुत ओपनली, दे अलाउ देम टू वर्क ऑल्सो, लॉट ऑफ विमेन आर वर्किंग विद पापी बहन नाउ, और वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते भी हैं। एंड क्लोथिंग वाइज स्टिल आई कैन टेल यू इज कि अभी एक जनरेशन, आप मतलब आप एक विलेज में जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा कि कौन ट्रेडिशनल वे से रह रहा है और कौन मॉडर्न वे से रह रहा है, कौन मिक्स तरीके से रह रहा है। एक विलेज आपको ये सब, सिर्फ आप विलेज से गुजरोगे तो आपको वो दिख ही जाएगा। देर आर सर्टन एलिमेंट्स जिन्होंने अभी पक्के घर बना लिए हैं, 2-3 मालों के घर बना लिए, देर नोबडी इन द हाउस इज वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथिंग, उनका ट्रेडिशनल फर्नीचर गायब हो गया है, दे हैव ऑल फ्रेज एंड एवरीथिंग। देयर सर्टन जहाँ पे सब मिक्सचर है, मिक्सिंग है, जहाँ पे एल्डर्स है जो ट्रेडिशनल पहन रहे हैं, मिडिल जो जनरेशन है वो मिक्स पहन रहे हैं, और जो यंग है वो टोटली वेस्टर्न क्लोथ पहन रहे हैं। कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ कंपल्सरीली सभी के एलिमेंट्स ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं। इनका घर का स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, के nobody stays inside their house. उनका house is for a take it as a storage. ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो सब बाहर ही सोएंगे, घर के अंदर कोई नहीं जाता। Thank you so much. It was wonderful. Thank you. Thank you. Hello, sir. अंतरिफा जी कुछ पूछना चाहती है? हाँ जी, प्लीज। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. I'm a student of history from Jadavpur University. I want to ask you about some mythological stories formulated by some group of indigenous people to reverse the caste hierarchy, which is interestingly pointed out by Ronojit Guho. So I want to know, have you experienced something like that? Some like I knew some eclipse myths. Okay, formulated by some indigenous people to reverse the caste hierarchy. They formulated in their own way to reverse the Brahminical caste hierarchy. Have you experienced something like that in No, ma'am. Community? Not, I didn't experience something like that. The stories that I've been fortunate enough to collect have been how did they come into this world, or how their name was devised. That is the extent of the stories that I've been able to collect. Stories redesigned to what you can say identify certain problematic situation and deal with it, ऐसा मैंने नहीं experience किया ना. Okay, thank you. But the presentation was wonderful, I must say. Thank you so much. Thank you. ये एक so unfortunately I have a request. Yes, ma'am. Is it possible to schedule the next 7 sessions in the evenings? I know we are working, तो ये वाला टाइम बहुत क्रूशल होता है ऑफिस गोइंग लोगों के लिए। तो अगर हम उसको शाम को, जैसे कल का सेशन बहुत कन्वीनियंट था, अगर इफ इट वर्क्स फॉर एवरीवन, कैन द कन्वीनर सर reschedule? I know it's too late to ask, but I just thought I'd put this question down. Maybe we could all agree to move in the evening, if it's not too difficult for Mr. Patel. I am okay with any time. सर अगर ऑर्गेनाइजर सर देख के डिसाइड कर लें तो हमें बहुत, it will really help us. I've had to put myself on mute constantly, put down phone calls, and I really don't want to miss these sessions. So थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है सर। अगर ये वाले सेशंस हम शाम को रखें तो ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स को बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे के बाद हम कह सकते हैं ऑफिस आज खत्म हो गया, अभी मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रही, तो थोड़ी सी अड़चन है। अगर आप इसको रिजॉल्व कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी भुजंग सर। एक्चुअली मैं आपकी बात को सहमत हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि पहले जो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो लोग अभी उपस्थित नहीं रह सकते, कल तो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कल हम रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए थे, बट आज से हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। अगर दिक्कत अगर किसी को आती है तो हम ये रिकॉर्डिंग सेशन भेज सकेंगे और आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जो भी अपने क्वेश्चंस वगैरह हो इंटरेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर हम समय बदल देंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो गलत होगा। बाकी सब लोगों का भी उसमें ये लेना, मुझे क्षमा करना, क्योंकि
यू सो मच सर, आपने मेरी बात समझी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो सभी का शुक्रिया, अनुज सर भी आपका भी शुक्रिया, और फिर कल हम मिलेंगे इसी समय पर, सब लोग समय पर उपस्थित रहे, यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।